हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, या यूँ कहें कि बिना मेमोरी कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। मेमोरी इन अ फॉर्म ऑफ कमांड, इन अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के काम करता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें वो मेमोरी के थ्रू ही उसको मिलती हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी होती है और उनके काम क्या होते हैं। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है। नंबर वन इज मेन मेमोरी, इसी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और इंटरनल मेमोरी भी होती है यही, एंड ऑक्सिलरी मेमोरी, इसी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी, बाहर से लगने वाली मेमोरी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेन मेमोरी की। तो मेन मेमोरी, जैसा मैंने अभी बोला कि ये इंटरनल, अंदर लगने वाली मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू से कनेक्टेड होती है, सीपीयू का पार्ट होती है। इट कंटेन्स बाइट इन लार्ज नंबर्स। ये बाइट कंटेन करती है, इन अ फॉर्म ऑफ बाइट मेमोरी को स्टोर किया जाता है। इसको हम ऐसे भी अगर बात करें कि बाइट जैसे मेमोरी नापने की एक इकाई है, एक मेजरमेंट का टाइप है कि मेमोरी को कैसे नापा जाए। जैसे आप मीटर को लेंथ को नापने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, और अगर आप किसी लिक्विड को नापते हैं तो वो लीटर में नापते हैं। जैसे पानी हो, तेल हो, ये आप लीटर में नापते हैं। और अगर वेट आपको नापना होता है तो आप किलोग्राम में नापते हैं सॉलिड चीज़ के लिए। तो अलग अलग यूनिट को नापने के लिए, मतलब अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज़ किया जाता है। वैसे ही मेमोरी को नापने के लिए जो यूनिट यूज़ करी जाती है उसको बाइट कहते हैं। और बाइट जो होता है उसे 8 बिट का कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब 8 बिट, बिट सबसे छोटी इकाई मेमोरी की, जिसको स्टोर करने के लिए 0 या 1 का यूज़ किया जाता है। ऑन या ऑफ भी हम उसे कहते हैं। इसको आप समझ सकते हैं स्विच। अगर हम इलेक्ट्रिक स्विच की बात करें तो या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही पोजीशन में वो होगा। और इसको हम 0 या 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 मतलब ऑफ कंडीशन, 1 मतलब ऑन कंडीशन। और इन स्टोरिंग मेमोरीज में बिट, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है। यही बाइट मेमोरी का यूनिट, मेमोरी के यूनिट के तौर पर यूज की जाती है। अ बिट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे छोटी यूनिट होती है, 0 या 1 स्टोर करती है। और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से, 8 बिट के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं बाइट। और ये मेमोरी की यूनिट के तौर पर यूज की जाती है। बिट को यूनिट नहीं मानते, बाइट को यूनिट मानते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई है। अब इट कैन बी अंडरस्टैंड एज अ स्विच बल्ब। अभी मैंने आपको बताया ऑन ऑफ की कंडीशंस में ये कैसे वर्क करता है, 0 1 कैसे रिप्रेजेंट करता है। अब बाइट जो कि 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं बाइट। और बाइट कैसे और बड़ी यूनिट बनाता है, कितने बाइट मिलकर क्या बनते हैं। जैसे ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम किलोग्राम बन जाता है। फिर ऐसे ही और बड़े यूनिट उसमें मेज़र करने के लिए हम यूनिट का बड़ा फॉर्म मानते हैं। तो बाइट 2 की पावर 10 बाइट्स, जिसे हम 1024 बाइट्स कहते हैं, उसको कहते हैं 1 किलोबाइट। और इसी इतना ही, किलोबाइट्स की अगर बात करें तो 1024 किलोबाइट्स मिलकर एक 1 मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 मेगाबाइट्स मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। और 1024 गीगाबाइट्स मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं। और इसी को अगर हम पावर में लिखें तो 2 की पावर 10 किलोबाइट के लिए, 2 की पावर 20 मेगाबाइट्स के लिए, 2 की पावर 30 गीगाबाइट्स के लिए, और 2 की पावर 40 टेराबाइट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये मेमोरी की यूनिट के तौर पर यूज़ होते हैं। ज़्यादा डेटा है तो हम किलोबाइट्स में या मेगाबाइट्स में इसे स्टोर करते हैं, कभी कभी गीगाबाइट्स में स्टोर करते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर डेटा है तो टेराबाइट्स में हम उसे स्टोर करते हैं। अब फिर बात वहीं पर प्राइमरी मेमोरी।
जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दो तरह की, एक रीड ओनली मेमोरी जिसे हम रोम कहते हैं और दूसरी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं। कैसे वर्क करती है रोम और कैसे वर्क करती है रैम, दोनों ही सीपीयू के लिए ज़रूरी है। और दोनों की खास बात यह है कि इन दोनों के बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं करता। कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए इन दोनों मेमोरी का होना बहुत आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी मिस हो जाती है या एक भी खराब हो जाती है तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए दोनों मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। पहले बात करेंगे रोम की। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, ये भी मेन मेमोरी का पार्ट है, मैंने कहा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का पार्ट है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। वी कैन नीदर राइट और एनीथिंग ऑन, नॉट वी कैन चेंज इट कंटेंट। यहाँ पर ना हम कुछ लिख सकते हैं, ना हम उसके अंदर जो पहले से लिखा हुआ उसके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन केप्ट इन दिस मेमोरी आर नेवर डिस्ट्रॉयड। जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक बार लिख दी जाती है, जब ये बनती है चिप, वो इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी रहती है। दैट्स शटिंग द कंप्यूटर डाउन, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस पार्ट सेव। जैसे ही कंप्यूटर को शट ऑफ किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई थी वो वैसी की वैसी वहाँ पर लिखी रहती है, कोई बदलाव नहीं होता उसमें। और ये इसका खास काम क्या है, ये कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को चेक करती है। और दूसरी अगर तरीके से मैं बताऊं तो कंप्यूटर कितनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कितनी नॉर्मल चीज़ें उसे चाहिए कंप्यूटर को चलने के लिए। जैसे कंप्यूटर के लिए मॉनिटर होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है कीबोर्ड इनपुट करने के लिए। इनपुट एक बार पहुंच गया कंप्यूटर के अंदर, आगे का काम क्या होना है, वो प्रोसेस करे कैसे करेगा, ये सारा काम आगे का है। इनपुट होना चाहिए और उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। दो काम अगर उसके पास हैं तो रोम बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। कीबोर्ड, सीपीयू और एक बूटिंग प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मॉनिटर हो ना हो, कि माउस हो ना हो, ये वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें रीड ओनली मेमोरी के लिए। एक और ख़ास बात मैंने अभी जो बताई कि ये हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है, कितने हार्डवेयर डिवाइसेस सीपीयू से अटैच है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये तीन डिवाइसेस ज़्यादातर आप अटैच रखते ही हो, कभी कभी स्पीकर भी करते हो, उसके अलावा और भी चीज़ें अगर जुड़ी हुई हैं तो वो भी, सबकी चेकिंग ये करता है। इसके पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और बूटिंग प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे ही लोड करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये एक बीप साउंड देता है जिसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस का सिग्नल। तो बूट प्रोसेस ये कराने का काम करता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे ही वो बीप साउंड आता है, उससे पता चलता है कि इसका रोम का काम खत्म हो चुका है। अब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए तैयार है, और लोड करने के स्टार्टिंग में अब काम शुरू होता है रैम का। दिस इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, ये भी पार्ट है मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी में इसका काम क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराते वक्त जितनी इंफॉर्मेशन की इसको ज़रूरत है, कि कितनी फाइल चाहिए, कहाँ से इसको फाइल उठानी है, वो अपनी रैम में लाता है, सीपीयू को पहुंचाता है और उस प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। फिर कौन सी एप्लीकेशन चलनी है, कौन सी सॉफ्टवेयर को आपको खोलना है, एप्लीकेशन को खोलना है, उस पर क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन, ये मेमोरी फिर काम करती है। और उस एप्लीकेशन को ओपन करना, उसके अंदर काम करवाने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर को चलवाने का काम करती है, ये हार्डवेयर की चेकिंग का काम करती है। रोम हार्डवेयर की चेकिंग का काम करती है और रैम जो है वो सॉफ्टवेयर को चलवाने का काम करती है। और सॉफ्टवेयर क्योंकि हार्ड डिस्क से उठाए जाते हैं, हार्ड डिस्क पर होते हैं, तो जैसे ही लाइट ऑफ होती है या सिस्टम को ऑफ किया जाता है, ये अपने अंदर की मेमोरी को, जो रैम के अंदर मेमोरी होती है,
उसमें से उन चीज़ों को फ्री करके हार्ड डिस्क पर फिर से भेज देती है, या हार्ड डिस्क से ही ये इंफॉर्मेशन लेती है, तो ये इंफॉर्मेशन रैम के अंदर से हट जाती है। ये इंफॉर्मेशन कभी रैम में स्टोर्ड परमानेंट नहीं रहती है। लाइट या सिस्टम के ऑन होने पर ये यहाँ आती हैं, काम करती हैं, और सिस्टम के ऑफ होने पर ये फिर यहाँ से चली जाती हैं। अब बात करते हैं पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी रोम की बात। रोम मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते थे। स्टार्टिंग में उसको इसी तरीके से बनाया गया था, एक बार डिज़ाइन कर दिया गया, कोई बदलाव नहीं। लेकिन फिर प्रोग्रामर जो थे उनको कभी कभी ज़रूरत होती थी कि सिस्टम में अगर रोम ख़राब हो जाए तो फिर उसे सही कैसे किया जाए, या फिर अपडेट सिस्टम में अगर हो जाए, कुछ बदलाव आए, कोई नई डिवाइस उसमें अटैच करने की फैसिलिटी बढ़ाए, तो फिर उसके अंदर कैसे काम किया जाए। उसके लिए नए सिस्टम्स को लगाना है, फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक एक डिवाइस को एक एक महीने में अगर इंट्रोड्यूस हो रही है और फिर हम उसके लिए नया सिस्टम खरीदें, तो बात करी गई कि क्या रोम में बदलाव किया जा सकता है थोड़ा बहुत, और उसके लिए बना प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसको थोड़ा बहुत प्रोग्राम किया जा सके, बदलाव किए जा सके थोड़े बहुत। फिर उसको और अपग्रेड किया गया, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। इरेजेबल में क्या है, उसको हटाकर पूरे नए प्रोग्राम को डालना, ये करा गया इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM। फिर आया कि इसको करने के लिए हमको बार बार किसी के पास जाना पड़ता था, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती जाती थी। फिर आया कि इसको क्या हम अपने आप भी कर सकते हैं, कहीं से चीज़ों को उठाकर क्या हम प्रोग्रामर खुद बन सकते हैं। फिर आया इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM की बात, और इसके थ्रू हम अपनी रोम को खुद सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोग्रामेबल बना सकते थे। कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये थे रोम में बदलाव की बात। रैम में बदलाव की बात, रैम किस काम में आती है, रोम किस काम में आती है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी की। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से लगाई जा सकती है। बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी द कंप्यूटर इज वेरी कॉस्टली व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ। हम पहले करते थे कि रैम के थ्रू ही कंप्यूटर चलता था, और रैम अगर लाइट चली गई तो रैम अपनी इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर देता था। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने जितनी देर वर्क किया, पता चला वो सारा का सारा वर्क चला गया, कहीं स्टोर नहीं किया। तो स्टोर करके रखने के लिए हमें एक मेमोरी चाहिए थी, और स्टोरेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था, और वो स्टोरेज हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा भी पाएँ, इसके लिए हमने कुछ डिवाइस बनाए जिनका नाम था CD, DVD, और इनको चलाने के लिए हार्डवेयर बनाए जिसका नाम था CD-ROM, DVD-ROM या राइटर। हार्ड डिस्क भी बनाए, मैग्नेटिक टेप बनाए, फ्लॉपी डिस्क बनाया। ये सारे के सारे डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाए या ऑक्सिलरी डिवाइसेस कहलाए। इनकी मदद से हम इसमें मेमोरी कार्ड भी रखते हैं, पेन ड्राइव भी रखते हैं। ये सारे डिवाइसेस जो हम अलग से लगा सकते हैं कंप्यूटर में, और उसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मेमोरी को रखा जा सकता है, तो हम उसे कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस। और ये इससे हमारे पास एक कैपेबिलिटी बढ़ गई, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहे थे। ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस इज ऑल्सो यूज एज अ बैकअप के तौर पर भी यूज़ करी गई। कि सपोज करिए आपके सिस्टम में एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, सिस्टम चलते चलते उसमें स्पार्क हुआ और पूरी हार्ड डिस्क जल गई या सिस्टम जल गया, तो आपका जितना डेटा वहाँ पर था वो सब खत्म हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, वीकली या मंथली अपने डेटा को एक ड्राइव पर, जो एक्सटर्नल ड्राइव है, बाहर से लगाई गई ड्राइव है, CD की फॉर्म में, DVD की फॉर्म में, पेन ड्राइव की फॉर्म में, या अगली दूसरी हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल हम बाहर से लगा सकते हैं, उसमें अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते रहे, ताकि कभी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारा डेटा
ख़त्म ना हो, डेटा कहीं ना कहीं दूसरी जगह सुरक्षित रहे। इसलिए हम लोगों को ऑक्सिलरी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी और इनका यूज़ बढ़ा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर अगर हम बात करें तो ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं या आउटपुट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं इन द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्लेज अ वाइटल रोल। कंप्यूटर में डेटा भेजना, रॉ डेटा बेस प्रोसेस करके आगे बढ़ाते जाना, ये कहलाएगा इनपुट डिवाइसेस का काम है। ये इनपुट डिवाइस की मदद से हम डेटा को अंदर भेजते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं इनपुट डिवाइस? अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो आईज, हमारे जो आँख देखती है वो अंदर अपने विजन को ले जाती है, तो ये इनपुट डिवाइस के तौर पर है। ऐसे ही कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के तौर पर हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं, माइक का यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस, और वीडियो कैमरे का यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम कर पाते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कर पाते हैं। और फिर यही डेटा प्रोसेस होने के बाद जो नया डेटा बन जाता है, इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जानकारी बना देता है, उसको वापस बाहर निकालने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और कन्वर्ट करता है इसको बाइनरी कोड में कंप्यूटर। इनपुट डेटा को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके उससे प्रोसेस कराता है, फिर उसका आउटपुट डेटा बनाता है और फिर उसे हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्जन का काम भी प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, लेकिन मेन काम इनपुट या आउटपुट का हम देते हैं। क्या इनपुट के लिए यूज़ करते हैं और क्या आउटपुट के लिए? देखो, टर्मिनल, प्रिंटर, ग्राफ, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टर्मिनल, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, टर्मिनल का मतलब होता है आउटपुट डिवाइस। हम लोग टर्मिनल के तौर पर यूज़ करते हैं मॉनिटर, जो कंप्यूटर के मॉनिटर की बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन है। वैसे हम लोग ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं वो स्क्रीन को ही कंप्यूटर समझते हैं, मतलब मॉनिटर स्क्रीन को ही कंप्यूटर मानते हैं। सीपीयू, बॉक्स, कीबोर्ड, माउस उनके लिए अलग चीज़ है। केवल मॉनिटर जो है वही उनके लिए कंप्यूटर का काम करता है, जो कि सही नहीं है। ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की जितनी जानकारी है फाइनली वहाँ पर आती है, इसलिए हमको वही कंप्यूटर लगता है, जबकि सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर हो रही होती है। और इनपुट करने के लिए हमारे पास अलग डिवाइसेस होते हैं, जिनमें हम सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेटा के लिए, माइक का यूज़ करते हैं वॉइस डेटा के लिए, कैमरे का यूज़ करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कैमरे का, और स्कैनर का यूज़ करते हैं पिक्चर्स और दूसरी चीज़ों को ड्राइंग करने के लिए। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो इन चीज़ों में कॉम्बिनेशन करवाते हैं या एक को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं उनके लिए। तो इनपुट डिवाइसेस का अपना अलग काम है इनपुट डेटा कराने में, आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम है दिखाने में हमको उस डेटा का आउटपुट क्या निकलेगा, और प्रोसेसिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू का। अभी हम बात कर रहे हैं टर्मिनल की। टर्मिनल मतलब मॉनिटर। यहाँ पर मॉनिटर किस तरीके से हो सकता है? एक तो प्रोजेक्टर की फॉर्म में मॉनिटर हो सकता है, जिसमें हम बड़ी फॉर्म में पिक्चर देख सकते हैं, जैसे पिक्चर हॉल में पर्दे पर मूवी देखना, वो प्रोजेक्टर है जिसकी मदद से हम पिक्चर को बड़ा करके देख पाते हैं। छोटी फॉर्म में आपका मॉनिटर है, उससे भी छोटी फॉर्म में आपका जो स्मार्टफोन का स्क्रीन है वो। और भी छोटा आप करना चाहें तो और भी छोटी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में कंप्यूटर के तौर पर, मॉनिटर के तौर पर यूज़ होती हैं। माउस, माउस का यूज़ इनपुट डिवाइस के तौर पर होता है। और जैसा आप जानते हैं माउस कई तरीके के आते हैं। एक माउस होता है वायरलेस माउस, जिसे हम ब्लूटूथ से चलाते हैं। उसके अंदर एक सेल लगा होता है और जिसकी मदद से बिना वायर के हम कंप्यूटर मॉनिटर से थोड़ा दूर बैठकर उससे काम कर पाते हैं। उसी तरीके से कीबोर्ड भी आता है ब्लूटूथ, जिसमें हम कंप्यूटर स्क्रीन के बिल्कुल पास में बैठकर, दूर बैठकर काम कर सकते हैं थोड़ा। दूसरे मॉनिटर में 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, ये इधर का, एक होता है राइट बटन इधर वाला, और एक बीच में यहाँ पर व्हील होता है जिसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। ये 3 फंक्शन, लेफ्ट बटन कुछ कमांड्स चलाने के लिए ज़्यादातर हम लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं, राइट बटन का भी मेन्यू और दूसरी चीज़ों देखने के काम में आता है,
और जो व्हील होता है उससे हम अगर फाइल हमारी बड़ी है तो उसको ड्रैग करने में, विंडो को ऊपर नीचे करने में, स्क्रॉल करने में यूज़ किया जाता है। माउस हेल्पिंग डिवाइस, कंप्यूटर की मदद करता है कमांड को एग्जीक्यूट कराने में। फिर बात करते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक यहाँ पर आपको डिवाइस दिख रहा होगा, ट्रैक बॉल, बॉल का शेप बीच में बना हुआ है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल बॉल होती है मेड ऑफ रबर, जो रबर की बनी होती है। जनरली ट्रैक बॉल इज सेपरेट डिवाइस बट समटाइम्स इट्स ऑल्सो माउंटेड ऑन सम कीबोर्ड। कभी कभी ये कीबोर्ड के ऊपर भी लगी हुई मिल जाती है आपको। इट इज एन इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है, और इट शोज द एडजेसेंट फिगर लाइक माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर की तरह से ये स्क्रीन पर एक फिगर दिखाता है। ये शुरुआत में लैपटॉप्स में ये आई और नोटपैड, नोटबुक के ऊपर इसे यूज किया गया। फिर आया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये आपको दिख रहा होगा, एक स्टिक यहाँ पर है, ये इसको स्टिक कहेंगे। और जॉय मतलब कि गेमिंग के लिए बनाई गई थी। इसकी मदद से हम लोग वीडियो गेम्स खेलते थे, और लेफ्ट राइट अप डाउन करके, और इसके ऊपर जो बटन लगे होते हैं, यहाँ पर जो बटन हैं उनकी मदद से पुश करना, जंप करना और फायर करना, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं, कंट्रोलिंग का काम करती है और गेमिंग डिवाइस है। स्कैनर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई पिक्चर्स कैमरे से क्लिक करते हैं तो वो जो फोटोग्राफ आता है उस चीज़ को कंप्यूटर के अंदर एज इट इज़ भेजना, वो उसको भेजते हैं इस स्कैनर की मदद से। मतलब आपने कोई चीज़ लिखी, ड्रॉ करी, बनाया या पिक्चर खींचा, वो इमेज टेक्स्ट और पिक्चर की फॉर्म का इमेज कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्कैनर, स्कैनर डिवाइस। ये अलग अलग तरीके के आते हैं। एक फ्लैट बेड है, हैंड हेल्ड है, हाथ में यूज़ करने वाला, और जो बड़ा होता है डिवाइस उसे फ्लैट बेड लंबा होता है, उसमें बड़ी इमेजेस को स्कैन किया जा सकता है। फ़ोटो कॉपी आप करवाने गए होंगे अगर, तो यहाँ पर भी यही काम करता है। आपकी जो इमेज आप जिसकी फ़ोटो कॉपी कराना चाह रहे हैं उसे इसके अंदर रखता है, स्कैन करता है और फिर प्रिंट आउट निकाल देता है। लाइट पेन, लाइट पेन का यूज़ अगर हम बात करें तो ये आपको पेन की शेप में दिख रहा है, और इसके पीछे एक वायर लगा हुआ है जो कि सीपीयू से कनेक्टेड होता है। इसे ही हम लाइट पेन कहते हैं, और इसका बहुत सारे जगह पर यूज़ किया जाता है। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में सिग्नेचर वेरिफिकेशन, जो आप चेक पे साइन करते हो, दूसरी चीज़ें करते हो, वो वहाँ पर एग्ज़ाम जब ऑनलाइन करते हो तो अपना सिग्नेचर आपको चेक करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ होता है। आप कभी गेम्स जब देख रहे होते हो तो प्लेयर्स की लोकेशन दिखाने में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, या कोई भी चीज़ जो आप लेक्चर देखते हो वो वहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने में लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। वेब कैमरा, वेब कैमरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा कैमरा जिसे कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर लगा दिया जाता है, और जब हम ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं या कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं विथ इमेजेस, लाइव इमेजेस के साथ में उसको हम वीडियोस की फॉर्म में, वीडियो क्लिपिंग की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं और कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है इनपुट डिवाइसेस के तौर पर। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, आपको पता है। 3 तरह के प्रिंटर होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट में इंक से प्रिंटिंग होती है तो उसे इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। लेज़र में टोनर पाउडर होता है जिसमें कि मेटल के क्रिस्टल पड़े होते हैं, और उसे हीट करने पर वो पेपर पर चिपक जाते हैं और कैरेक्टर्स फॉर्म करते हैं, लिखने, लेटर्स बनाने का काम करते हैं। ये पाउडर के तौर पर। ये अगर आप कहें तो जो आप फोटो कॉपियर मशीन पर जाते हो वहाँ पर फ़ोटो प्रिंट आउट लेने के लिए वहाँ पर लेज़र प्रिंटर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अगर इसकी बात मैं करूँ तो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जो मशीन होती है इसमें एक रिबन लगा होता है और आवाज़ आती है कर 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 ऐसे करते हुए जो प्रिंटिंग होती है, ये डॉट मैट्रिक्स का काम करता है। छोटे छोटे डॉट्स के मिलकर कैरेक्टर्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। इसकी प्रिंटिंग सबसे सस्ती होती है और ज़्यादा प्रिंट दे सकता है, इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
यूज़ किया जाता है। फिर से यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जिसकी DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के तौर पर इसे हम यूज़ करते हैं, और इसमें 132 कैरेक्टर्स इन अ सेकेंड, यू कैन से एक 80 कैरेक्टर्स इन अ लाइन एंड कैन प्रिंट अप टू 132 कैरेक्टर्स तक कर सकता है। एक लाइन में 80 कैरेक्टर से लेकर 132 कैरेक्टर्स तक ये प्रिंट कर सकता है। स्पीड इसकी थोड़ी स्लो होती है, लेकिन कॉस्ट इसकी कम होती है। इंकजेट प्रिंटर्स में अगर हम बात करें, यहाँ पर ये डॉट मैट्रिक्स में 9 पिन और 24 पिन जो हैं वो प्रिंटर के कनेक्शन के लिए जो वायर होता है उसकी नंबर ऑफ पिंस की बात हो रही है। पीछे वायर चौड़ा होगा तो उसमें 24 पिंस होंगी, और 9 पिंस जो सीरियल पिंस के आते थे पहले उसमें 9 पिंस होती थी। इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स में मैंने आपको बताया, इंकजेट में इंक का यूज़ किया जाता है, लेज़र में लेज़र का यूज़ किया जाता है। 4 to 8 पेज पर मिनट इसकी प्रिंटिंग है। लेज़र में और भी ज़्यादा प्रिंटिंग हो जाती है। माइक्रोफोन आपको पता है, माइक, इसका शॉर्ट फॉर्म माइक, MIC, रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और फिर आता है स्पीकर। माइक इनपुट डिवाइस में आता है, जबकि स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस में, क्योंकि उससे आवाज़ निकल कर आप तक आती है। ये मल्टीमीडिया डिवाइसेस में आते हैं दोनों, माइक और स्पीकर, और इनकी मदद से हम प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। चीज़ों को दिखाने में और उनको समझाने में हमको और आसानी होती है। तो कुछ इनपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइस, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सारे यहाँ पर थे जो कि सभी में मेमोरी अपना पार्ट प्ले करती है। आज के लिए इतना ही। आपको जो वर्क करना है आज का वो ये है कि जो जो डिवाइसेस लिखे हैं वो इनपुट है या आउटपुट है, पहले उनका चार्ट बनाइए और उनका खास काम, जैसे माइक वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, स्पीकर वॉइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब इससे आवाज़ निकलती है आउटपुट तौर पर। फिर ऐसे ही सारे डिवाइसेस के बारे में एक चार्ट बनाना है जिसमें पहले कॉलम में डिवाइस का नेम लिखना है, दूसरे में उसका टाइप लिखना है, इनपुट टाइप है या आउटपुट टाइप है या प्रोसेसिंग टाइप है, और तीसरे में उसका खास वर्क लिखना है। तो आज चार्ट आपको बनाना है और ये काम करने हैं। मेमोरी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो दोनों पार्ट है, रैम एंड रोम, और रोम में वो प्रोम, EEPROM एंड सो ऑन, ये आपको करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।